नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस विषय पर आपसे निबंधात्मक प्रश्न 500 शब्दों की शब्द सीमा में पूछा जाता है। तो मुगल साम्राज्य के जो पतन है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर मुगल का उत्तर मुगल काल। सॉरी, गलत टाइप हो गया है, उत्तर मुगल काल। ठीक है, लेटर मुगल टाइम्स। और जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल बादशाह हैं उनको लेटर मुगल ही कहा जाता है, उत्तर मुगल, है ना। मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमरा माने कि सामंत वर्ग, अमीर उमराओं की साज सज्जा और ऐश्वर्य, व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था। वो युग अब समाप्त हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ये युग समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर जबरदस्त विवाद है। कुछ इतिहासकार व्यक्तिगत कारणों को अधिक महत्व देते हैं, कुछ राजनीतिक कारणों को और कुछ आर्थिक व प्रशासनिक कारणों को। कुछ अन्य इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को एशियाई साम्राज्यों के यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव से धराशायी होने की प्रक्रिया के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद आज भी बना हुआ है। सर यदुनाथ सरकार एवं अन्य इतिहासकारों ने औरंगजेब को व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य पतन के लिए उत्तरदायी माना है और उसकी नीतियों को साम्राज्य को कमजोर बनाने का दोषी माना है। लेकिन इस विचार को अब इतिहासकार विशेष महत्व नहीं देते। इस तथ्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष भी औरंगजेब के समय में ही प्राप्त हुआ था। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य उत्तर में लद्दाख, कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर में आसाम, गुवाहाटी तक, पश्चिम में सिंध और पश्चिमी सागर तट से तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के दक्षिण के क्षेत्र तक फैला हुआ था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठा शक्ति का पुनरुद्धार हुआ। दक्षिण में मुगलों के लिए तब समस्याएं उत्पन्न हुई, मगर उत्तर भारत में मुगलों की स्थिति अभी भी प्रभावशाली बनी रही। जाटों, सतनामियों, बुंदेलों, अफगानों आदि के विद्रोह दबाए जा चुके थे। ये सब विद्रोह औरंगजेब के काल में हुए हैं। सामान्य प्रजा पर मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा का असर समाप्त नहीं हुआ था। प्रशासन तंत्र के समस्याग्रस्त होने पर भी साम्राज्य का विघटन निश्चित नहीं हुआ था। बहादुर शाह की मृत्यु तक भी पतन की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाने की संभावना समाप्त नहीं हुई थी। अभी भी लग रहा था कि पतन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। वास्तव में 1713 से 19 के बीच फर्रुखसियर के शासनकाल में साम्राज्य का पतन निश्चित हुआ। साम्राज्य की समस्याएं अगले 2 दशकों में नियंत्रण के बाहर हो गई। 1739-40 1739-40 में नादिर शाह के आक्रमण ने साम्राज्य का वस्तुतः अंत कर दिया और मुगलों की सत्ता मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई। इस काल में मराठों की शक्ति पेशवाओं के योग्य नेतृत्व में प्रगति करती गई और मुगल साम्राज्य में भी उनका प्रभाव सर्वव्यापी हो गया पेशवाओं के समय पे। ठीक है, 1761 ईस्वी में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो अहमद शाह अब्दाली का सामना मुगल सेना ने नहीं किया। किसने किया? मराठों ने किया। ठीक है, मतलब उत्तर भारतीय प्रमुख शक्ति कौन है? मराठे हैं, मुगल नहीं है। ये बात है 1761 की। इसीलिए तो कहा गया है कि 1739-40 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य का वस्तुतः अंत ही कर दिया। इस अवधि में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्धों में विजय प्राप्त करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई ने उन्हें उत्तर भारत में प्रभावशाली स्थान प्रदान कर दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अवध के नवाब
और मुगल सम्राट को भी पराजित कर दिया। यही घटना मुगल साम्राज्य का अंत मानी जा सकती है। हालांकि 1857 ईस्वी की क्रांति तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व नाम मात्र के लिए बना रहा। इन सभी घटनाओं को देखते हुए औरंगजेब द्वारा साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बनाए जाने का विचार जो है वो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जबकि 1857 में जाके जो मुगल सुल्तान का पद है वो समाप्त होता है। बहादुर शाह सफर, जिन्होंने कि 1857 की क्रांति में भले ही नाम मात्र का सही लेकिन नेतृत्व दिया था, वो अंतिम मुगल सम्राट हैं। 1857 तक हमको दिखाई देते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, लेकिन मुगलों का नाम 1857 तक चलता रहा। इसलिए पूरी तरह से औरंगजेब को ही मुगलों के पतन के लिए उत्तरदायी मानना तर्कसंगत नहीं होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में एक दूसरी व्याख्या भी है, जिसे परंपरागत विचार के रूप में देखा जा सकता है। कुछ राजनीतिक समस्याओं के आधार पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई मुगल परिवार में उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम तो था नहीं। इसके फलस्वरूप राजकुमारों के बीच गद्दी को ले प्राप्त करने के लिए अक्सर युद्ध और संघर्ष हुआ करते थे। शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के शाहजहां के शासनकाल से खुद शाहजहां ने भी संघर्ष उत्तराधिकार के लिए विद्रोह किया था। तो उसके समय से उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो रेगुलर हो गई। इससे जन और धन की अपार हानि होती थी। बार बार के गृह युद्धों ने साम्राज्य के राजनीतिक जीवन की एकाग्रता को भंग कर दिया। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इन युद्धों में सामंत वर्ग का जो था हस्तक्षेप वो ज्यादा होता था। उन्हें हस्तक्षेप करने का ज्यादा मौका मिलता था और इन सभी समस्याओं ने साम्राज्य को कमजोर और खोखला कर दिया, जिससे कि इसका पतन निश्चित हो गया। ये भी कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य में कमजोर, अयोग्य और अनुभवहीन शासकों का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक तो उत्तराधिकार के नियम का अभाव मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। एक औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कारण मानी जाती हैं। अगला जो कारण है वो है कमजोर, अयोग्य और अनुभवहीन शासकों का प्रादुर्भाव। साम्राज्य में फैलते संकटों का निवारण करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए लेटर मुगल्स में न तो क्षमता थी और न ही इच्छा। इसलिए साम्राज्य के विघटन को रोकना संभव नहीं हुआ। इसके उलट राज दरबार के जीवन में भोग विलास, व्याभिचार फैलता गया। शासकों द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों को सामंतों ने भी अपनाया और सामंत वर्ग का जीवन भी भ्रष्ट और व्यभिचार पूर्ण हो गया। इस तरह से शासक वर्ग के नैतिक चरित्र का पतन भी साम्राज्य के पतन में सहायक हुआ। फिर शासकों की कमजोरी, उत्तराधिकार के संघर्ष, सामंतों का हस्तक्षेप, इन सब से नई राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई। सामंत वर्ग में सामंजस्य और सहयोग की भावना कमजोर पड़ी और गुटबंदियां प्रारंभ हो गई। ये गुट जाति पर आधारित थे। कौन कौन सी जातियां? ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान तथा राजपूत तथा अन्य गुट अपने वैमनस्य और ईर्ष्या के कारण साथ मिलकर साम्राज्य के हित में कार्य करने के बजाय अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। सम्राट की कमजोरी और दलगत राजनीति के कारण महत्वाकांक्षी सूबेदारों ने अपने अपने प्रांतों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना आरंभ कर दी। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में बुरहान उल मुल्क सादत जंग और दक्षिण में निजामुल मुल्क आसफ जहां द्वारा स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने से साम्राज्य का क्षेत्रीय विखंडन बहुत तेज गति के साथ हुआ। इसी समय आसपास क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और मराठों, सिखों तथा जाटों ने भी साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफलता पाई। साम्राज्य के पतन के लिए आंतरिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी शक्तियों ने भी योगदान दिया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। करनाल के युद्ध में उसने मुगलों की सेना को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह वस्तुतः नादिर शाह का बंदी था। इससे
इस पराजय ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। साम्राज्य की कमजोरी सब जगह सबको पता चल गई। सैनिक दुर्बलता ने विघटनकारी शक्तियों को बल दिया और साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया जो थी वो तीव्र हो गई। मराठों ने भी अपने प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर ली और मुगल दरबार में भी उनका प्रभाव सर्वोपरि हो गया। 1761 में दूसरा विनाशकारी आक्रमण कब हुआ? काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाता है जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1730 नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था, है ना, क्योंकि ये दोनों मुगल साम्राज्य के पतन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कि महत्वपूर्ण कारण हैं। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट की संप्रभुता मात्र एक औपचारिकता रह गई थी और अहमद शाह की सेना का सामना करने के लिए मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, मुगलों ने नहीं। और उसने मराठों को भी पराजित कर दिया, लेकिन उसने खुद भारत पे अपना अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस तरह से उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्य स्थापित हो गया, है ना, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया, जिससे अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता की स्थापना का काम आसान हो गया। तो ठीक है, आंतरिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी शक्तियों ने भी योगदान दिया। फिर इसके बाद एक और जो कारण है वो ये कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो था वो मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल में ही आरंभ हो चुका था। जहांगीर, शाहजहां, इन सब के काल में विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं। अपनी शक्तिशाली नौसेना के कारण यूरोपीय देश समुद्र पार व्यापार के लिए 16वीं शताब्दी से ही सक्रिय हो चुके थे। पुर्तगालियों ने तो मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले ही भारतीय पश्चिम तट पर अपना अधिकार कर लिया था। मुगल शासकों में जहांगीर ने इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। सर थॉमस रो जब जहांगीर से मिले थे तब व्यापार की अनुमति उन्हें दी गई थी। मुगल शासकों के विदेश व्यापार से प्राप्त आर्थिक लाभ के कारण इन कंपनियों को मुगलों ने प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया, लेकिन ये कंपनियां जो थी बड़ी अनुशासनहीन थी और बहुत महत्वाकांक्षी थी। पर जब मुगल शक्तिशाली थे, ग्रेटर मुगल्स काम कर रहे थे, महान मुगलों का शासन था, तब इनकी महत्वाकांक्षाओं और अनुशासनहीनता पर रोक लगी रही। शाहजहां और औरंगजेब द्वारा पुर्तगालियों और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाहियां भी की गईं। फिर भी शक्तिशाली नौसेना के अभाव में मुगल सम्राट इन कंपनियों को भारत से पूरी तरह निष्कासित करने में असमर्थ रहे। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने और दक्षिण में व्याप्त अराजकता ने अंग्रेजों को अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया और इन्होंने अपना भारत में शासन स्थापित कर लिया। कुछ इतिहासकार जो मैंने अभी तक कारण बताए हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन निर्णायक नहीं मानते। उनके अनुसार उत्तराधिकार के नियम का भाव मुगल इतिहास के आरंभ से ही चला आ रहा है। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक समस्याओं का इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उत्तराधिकार के युद्धों, सामंतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दलगत राजनीति की समस्याएं, मनसबदारी व्यवस्था के पतन, उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुए थे। सम्राट का व्यक्तित्व प्रशासन को प्रभावित करता था और कमजोर शासकों का प्रभाव हमेशा हानिकारक होता था। लेकिन सामंत वर्ग द्वारा सम्राट की कमजोरी के दुष्परिणामों को रोका जा सकता था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए सामंत वर्ग की अपनी अराजकता उत्तरदायी थी। शासक वर्ग के नैतिक पतन का विचार भी बहुत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन्हीं सामंतों के बीच से क्षेत्रीय राज्यों के योग्यतम सम्राटों का उदय हुआ। भाई, हम कह रहे हैं सम्राट के चरित्र का पतन हो चुका था और सामंतों के चरित्र का पतन हो चुका था, लेकिन अगर ऐसा होता तो बंगाल में, अवध में, दक्षिण में मुर्शीद कुली खां, बुरहानुल मुल्क और निजामुल मुल्क आसफ जहां शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कैसे करते? नहीं, वो दृढ़ चरित्र व्यक्ति थे, तभी तो कर पाए।
इसी तरह विदेशी आक्रमणों की समस्या भी नई नई थी। विदेशों के आक्रमणों ने रचनात्मक योगदान भी दिया, जैसे तुर्कों और मुगलों के आक्रमणों ने। पहले तुर्कों के आक्रमण की वजह से दिल्ली सल्तनत बनी, बाद में मुगलों के आक्रमण की वजह से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। विघटनकारी शक्ति भी साम्राज्य में हमेशा रहती है। इन सभी समस्याओं का 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक साथ और व्यापक रूप से प्रस्तुत होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के मूल में कुछ अन्य कारण निहित थे, जिन्होंने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, और केंद्रीय सत्ता की कमजोरी ने अन्य समस्याओं को और जटिल बना दिया। साम्राज्य के पतन के सैनिक कारणों को आर्थिक और प्रशासनिक संकट के स्तर पर देखा जा सकता है। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने जागीरदारी प्रथा और जागीरदारी के संकट को विशेष महत्व दिया है। औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के कारण एक समस्यापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जागीरदारों और मनसबदारों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही थी, जबकि जागीर देने योग्य भूमि का विस्तार इस अनुपात में नहीं हो रहा था। अतः कम जागीरों का अधिक जागीरदारों के बीच में वितरण एक समस्या बन गई। सतीश चंद्र, जो कि मध्यकाल के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इस समस्या ने सामंतों में गुटबंदी को प्रोत्साहित किया। अच्छी और लाभदायक जागीरों के प्रति प्राप्ति के लिए सामंतों में आपसी होड़ मच गई। इससे मनसबदारी प्रथा और केंद्रीय प्रशासन की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ा। जागीरदारी समस्या का एक अन्य रूप भी था। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर और शाहजहां के समय में मनसबदारों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए मनसब की अधिकतम सीमा में प्राय वृद्धि की जाती रही। जागीरों की आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई। जहां जहां के समय तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब मनसबदारों जागीरदारों का उनकी जागीरों से निर्धारित वेतन प्राप्त करना असंभव हो गया। इसलिए माहवार वेतन की प्रथा आरंभ हुई शाहजहां के काल में। इसके अंतर्गत जागीरदार के निर्धारित वार्षिक वेतन से उसकी जागीर की आमदनी का भाग देकर उसका वेतन निश्चित मासों अथवा महीनों के अनुसार निर्धारित हो गया। जैसे कि 12,000 वार्षिक वेतन वाला जागीरदार अगर वास्तव में 6,000 अर्जित कर रहा है, तो उसे 6 माह का वेतन मिल रहा था। जो 9,000 अर्जित कर रहा है, उसे 9 माह का वेतन मिल रहा था। इसी अनुपात में जागीरदार के दायित्व को भी कम कर दिया गया। अतः 6 माह का वेतन पाने वाला अपनी सैनिक टुकड़ी की निर्धारित संख्या का आधा अंश रखने के लिए मुक्त था। 9 माह का वेतन वाला इसी तरह से 3/4 अंश रखने के लिए बाध्य था। इस अगर ऐसी प्रथा चल जाएगी तो क्या होगा? सैनिक शक्ति में कमी आएगी। सैनिक दुर्बलता से क्षेत्रीय विघटनकारी शक्तियों को बल मिलता है। मराठों के साथ संघर्षों में पूर्ववर्ती मुगल शासक असफल रहे। परवर्ती। सैनिक दुर्बलता ने विदेशी आक्रमणकारियों को भी सफल बनाया और विनाश चक्र आरंभ हो गया, जिसके कारण साम्राज्य का पतन हो गया। जागीरदारी संकट ने प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं दोनों को ही जन्म दिया। कुछ इतिहासकार पतन के लिए आर्थिक कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। जैसे कि 17वीं शताब्दी में व्यापार और हस्तशिल्प उत्पादन की उन्नति हुई, लेकिन कृषि का उत्पादन इस अनुपात में नहीं बढ़ा। भूमि के निरंतर उपयोग के कारण इसकी जो उर्वरता थी, फर्टिलिटी थी, उसमें कमी आ रही थी। लेकिन कृषि उत्पादन के यंत्र और उसके तरीके अत्यंत पुराने थे। इनसे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि संभव ही नहीं हो पा रही थी। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता था जब अतिरिक्त भूमि में कृषि कार्य आरंभ होता। पहले प्रशासन और जागीरदारों द्वारा नियमित रूप से कृषि के विस्तार के लिए उपाय होते आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा था जागीरदारी संकट की वजह से। इस तरह से कृषि का विस्तार संभव नहीं हुआ, जागीरदारों की आमदनी घटने लगी और कृषि उत्पादन में शिथिलता आई, जिसका प्रभाव हस्तशिल्प उत्पादन पर भी पड़ा। और शासक वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और बढ़ती हुई मांगों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।
कृषि का उत्पादन कम हो रहा है, हस्तशिल्प का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन शासक वर्ग का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। शिरीन मुसवी महत्वपूर्ण इतिहासकार है मुगल काल के, ने मुगल अर्थव्यवस्था पर अपने शोध ग्रंथ में एक अन्य समस्या की तरफ भी ध्यान दिलवाया है। अगर आप शिरीन मुसवी का नाम लिखते हैं, सतीश चंद्र का नाम अपने आंसर में लिखते हैं, तो आई एम डैम श्योर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हमें अपने आंसर्स में बड़े इतिहासकारों को कोट करना चाहिए। तो शिरीन मुसवी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुगल साम्राज्य के अन्य देशों से विदेश व्यापार के कारण साम्राज्य में धातु के रूप में चांदी का बड़े पैमाने पर आयात हो रहा था, लेकिन इसका उपयोग पूंजी निर्माण में नहीं हो पाया। या तो यह मुद्रा में परिवर्तित हो गई या फिर संचित रखी गई। मुद्रा में परिवर्तन से मुद्रा का बाहुल्य हुआ। ठीक है, मुद्रा की संख्या में बढ़ी हुई। 17वीं शताब्दी में ताम्र मुद्रा के स्थान पर चांदी की मुद्रा प्राय प्रचलित हुई। इससे मूल्यों में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे आर्थिक संकट जो चल रहा था वो गंभीर बन गया। संचित चांदी के भंडार का भी राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई लाभदायक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चांदी का मूल्य सामान्य रूप से गिर रहा था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में कमी और मुद्रा के बाहुल्य ने हस्तशिल्प के उत्पादन को भी प्रभावित किया और उत्पादन खर्च में वृद्धि होने लगी। एक अन्य इतिहासकार हैं कैरेन लियोनार्ड। उनके अनुसार सर्राफ और साहूकार वर्ग ने इस स्थिति में मुगल साम्राज्य को छोड़कर क्षेत्रीय शासकों से संपर्क बढ़ाया। इसके माध्यम से जो धन उपलब्ध हो सकता था वह भी अब साम्राज्य के लिए दुर्लभ हो गया। गांव से वसूले गए लगान की राशि को नगर में बसे जागीरदारों को उपलब्ध कराने के लिए विनिमय की प्रक्रिया इन्हीं सर्राफों और साहूकारों पर निर्भर करती थी। लेकिन ये लोग चले गए अन्य क्षेत्रीय राज्यों जैसे कि बंगाल, अवध और दक्कन में। विदेशी कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव और केंद्रीय सत्ता एवं जागीरदारी व्यवस्था के पतन के कारण साहूकारों का यह वर्ग भी विदेशी कंपनियों को धन प्रदान करने में रुचि देने लगा। पहले जो साहूकार जो कि मुगल सम्राटों को धन दिया करते थे, वे अब विदेशी कंपनियों को धन प्रदान करने लगे। लियोनार्ड के इन विचारों की पुष्टि कठिन है, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि जो साहूकार वर्ग था उसकी जो स्वामी भक्ति थी मुगलों के प्रति, वो तभी प्रभावित हुई जबकि मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। अतः इस कारण को मौलिक कारण के रूप में महत्व नहीं दिया जा सकता। लियोनार्ड के जो ये कारण है, तो मौलिक समस्या जो है वो जागीरदारी संकट से जुड़ी हुई थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मुगल काल में जागीरदारी प्रथा क्योंकि वंशगत नहीं थी, इसलिए जागीरदारों को अपनी जागीरों की उन्नति करने में कोई रुचि नहीं थी। भाई पहले तो क्या थी, जागीरदारी प्रथा थी जो वंशानुगत थी, है ना। तो लोग आप एक के बाद एक परिवार के सदस्यों को जागीर मिलती थी, तो वो अपनी जागीर का विकास करने में रुचि लेते थे। लेकिन मुगल काल में जो जागीरदारी प्रथा थी वो वंशानुगत नहीं थी, मनसबदारों के ट्रांसफर्स हुआ करते थे, इसलिए ये लोग अपनी जागीरों की उन्नति में कोई विशेष रुचि नहीं लेते थे। इस कारण जागीरों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इन्हीं सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य संगठित करने के बाद उनमें लगान संबंधी और कृषि व्यवस्था में सुधार किए। इसके विपरीत यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही और जागीरदारों का नियमित रूप से स्थानांतरण होता रहा, जागीरदारी प्रथा में कोई संकट नहीं उत्पन्न नहीं हुआ। बाद के मुगल शासकों के काल में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी और जागीरदारों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया, तभी गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। तुर्क और मुगल शासकों की शक्ति ही सामंत वर्ग पर अंकुश लगाए रखने के लिए चाहिए थी, लेकिन बाद में अयोग्य शासक आने लगे और ये अंकुश नहीं लगा पाए। इसी तरह से अतर अली ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक व्यापक प्रक्रिया को उत्तरदायी माना है, और वो जो है वे एशियाई साम्राज्य के पतन के संदर्भ में इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अतर अतर अली का जो मत है कि एशियाई साम्राज्यों के पतन
के संदर्भ में ही मुगल साम्राज्य के पतन को देखना चाहिए। 17वीं शताब्दी में समस्त एशियाई साम्राज्यों का पतन हो रहा था और यूरोपीय साम्राज्यों का विस्तार भी हो रहा था और वो शक्तिशाली भी हो रहे थे। इसी संदर्भ में अतर अली मुगल साम्राज्य के पतन को देखते हैं। आपके लिए इस मत का विवरण इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, आपको सिर्फ इसका जिक्र कर देना है। इस तरह से एक विशद रूप में हमने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को देख लिया है। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष में मु- अ, 1707 में मुअज्जम और आजम के बीच जाजऊ में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। आजम युद्ध में मारा गया और मुअज्जम ने बहादुर शाह या शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ बहादुर शाह या शाह आलम की उपाधि के साथ सिंहासन ग्रहण किया। कामबख्श ने दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय किए, लेकिन वह अंततः असफल रहा। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में जीतकर मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि शाह आलम की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ मुगल साम्राज्य के विघटन के कारणों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।